बट कमर साहब, एक एक जो महत्वपूर्ण बात यह कि पहले इजराइल ने गाजा के अंदर तबाही मचाई, 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और अब वो लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान के अंदर घुसकर उन्होंने जिस तरीके से हमास के प्रमुख हानिया का कत्ल हुआ, और उसके बाद अब नसरल्ला को जिस तरीके से असैसिनेशन किया है, तो ऐसा लगता है जैसे कि इजराइल ने कुछ तय कर रखा है कि अब मुझे ये करना है और मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। और आज सुरक्षा परिषद में जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए, और इजराइल ने जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को एक तरीके से पर्सन नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है, यह लगता है कि इजराइल ने कुछ तय किया। क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान चाहे या ना चाहे कि युद्ध होगा, ईरान चाहेगा कि युद्ध ना हो, लेकिन इजराइल ने तो तय कर रखा है कि ये युद्ध होना चाहिए। और उसके कई वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि उनका कहना ये है कि उनका जो एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हमास, हिजबुल्ला, हूती, रेबल, फिर शिया मलेशिया, इराक के और सीरिया के, इनसे लड़ते रहेंगे तब तक जब तक कि ईरान को हम हटाए ना। ईरान को जब तक कमजोर नहीं होगा, इनसे युद्ध चलती रहेगी। अगर ईरान कमजोर हो जाता है तो ये भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये बहुत पुराने ग्रुप्स हैं, कुछ तो इसमें ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले के हैं जो वहाँ पे चल रहे थे। नाम अलग थे, अलग अलग ग्रुप्स आए, बनते गए, लड़ते रहे, वो अलग एक डिबेट है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अमेरिका और इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक है। ये जितने भी ग्रुप हैं, मलेशिया या आतंकवादी जिसको अमेरिकन कहते हैं, ईरानी उनको कहते हैं फ्रीडम फाइटर, ये या ईरान, इनको लेके ये अमेरिका के भी खिलाफ हैं पूरी तरीके से। इन लोग का मानना ये है कि ईरान का भी यही मानना है, इन ग्रुप्स का भी यही मानना है कि अमेरिका का कोई रोल नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में। अमेरिकन ट्रूप्स जो है वहां पे से विड्रॉ करें। फिर तो इन लोग का कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, इसराइल का और अमेरिका का। और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो रिजीम चेंज की पॉलिसी है ईरान में, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सैंक्शंस लगातार लगते चले जा रहे हैं, पहले भी लगे थे, अभी भी लगे हैं। तो इनकी ये जानते हैं कि रिजीम को बदलना आसान काम नहीं है, मगर कम से कम ये इतना कोशिश होगी इनकी कि उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, एसेट्स हैं, या उनके इकोनॉमिक एसेट्स हैं, उनको इतना ध्वस्त कर दो कि अगले 10 साल तक ईरान इंटरनल समस्याओं से जूझता रहे। और हो सकता है कि इस बीच में शायद वहां पे रिजीम चेंज भी पॉसिबल हो जाए, वो सोचते हैं। तो ये मतलब युद्ध नहीं रुकेगा, ये अमेरिका ने पहले से तैयारी की है। जिस तरीके से उसने अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया है, लगाया है उस पूरे क्षेत्र में, 43,000 फोर्सेस हैं। फिर उसके बाद वो चारों तरफ हैं। कतर में भी उनका सेंट्रल कमांड जो है, उसका एयर हेडक्वार्टर कतर में है, एयरफोर्स का, ग्राउंड फोर्सेस का हेडक्वार्टर बहरीन में है, वहाँ बहुत फोर्सेस बनी। फिर उसके अलावा उन्हीं ने पर्शियन गल्फ रीजन में, जिसे खाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पे हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन और बहुत से देशों में चारों तरफ उनके फोर्सेस हैं। फिर उसके अलावा उन्हीं ने लाल सागर में हूती से निपटने के लिए अपना युद्धपोत सब डाला है। फिर उसके बाद उनका युद्धपोत जो है वहां पे भी है, जंगी बेड़ा मेडिटेरेनियन में, सी में, इसराइल को लेबनान से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये पूरी तैयारी है। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन का जो पीरियड है, उनको लगता है वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट का, ये बेस्ट है अगले प्रेसिडेंट से आते ही मसलों को अगले महीने 2 महीने के अंदर सेटल कर लो। ये उसी तरह की प्लानिंग है जैसे अफगानिस्तान में इन लोगों ने सोचा था 15-20 दिन, इराक में सोचा था 10-15 दिन, और यहाँ इसराइलियों ने सोचा था कि हमास को वो 1 हफ्ते के अंदर सब निपटा देंगे। तो ये इस तरह से पूरा नहीं होगा ये वार। ईरान पूरी कोशिश करेगा कितना ही ये ध्वस्त कर दें कि वो क्षेत्र में फैल जाए। ईरान कह रहा है कि हम ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब कर देंगे, ईरान कह रहा है कि हम जो है अमेरिकन बेसिस जो है वहाँ पे उन पे अटैक करेंगे। ईरान का ये है, हूती कह रहे हैं कि हम सप्लाई की कोशिश जो है वो जो लाल सागर है उसके अंदर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हिजबुल्ला, देखिए बहुत स्ट्रेच है, बहुत बड़ा एरिया है ये, चारों तरफ कहाँ कहाँ लड़ाई होगी। और इसमें अब मैं समझता हूँ केवल विनाश होगा, लोग बहुत लाखों मर जाएंगे ईरान में और दूसरी जगह पे। और ये सोच लिया जाए इसराइल में भी काफी, इसराइल को भी क्षति पहुंचेगी और वो भी वहाँ पे उनको भी काफी नुकसान होगा, इकोनॉमी खास तौर से
उनकी इफेक्टेड होती हुई नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल कमर। अतुल साहब, ये जो जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि जो सिविलियन एरिया है वहां पे हमला नहीं किया, जो मोसाद के हेडक्वार्टर है वहां पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की है, इसीलिए किसी बड़े पैमाने पर जानमाल की खबर अभी नहीं आई कि वहां की जानमाल को बहुत नुकसान हो, ऐसी खबर नहीं आई है। क्या ये जानबूझ के सिर्फ संदेश देने के लिए है, या सिर्फ जो उनके अपने प्रॉक्सी हैं, चाहे हुती हो या फिर नसरल्लाह की पूरी टीम हमास हो, उनको संदेश देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि आप के ऊपर हमला होता रहेगा और ईरान चुप होता रहेगा? तो सिर्फ मैसेजिंग हो रही है, या बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे इस वक्त मिडिल ईस्ट है जहां इजराइल और ईरान के बीच में जंग अब लगभग होने वाली या हो रही है और उसको कोई रोक नहीं सकता? आशुतोष, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप देखेंगे कि ये जो अटैक किए हैं बड़े रिस्ट्रेंट से किए हैं। आपने जैसे कहा कि मिलिट्री टारगेट्स पे ही हुए हैं या मोसाद हेडक्वार्टर्स पे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ईरान की तरफ दो मैसेजेस थे। एक कि वो नहीं चाहता कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो इजराइल के हैं उनके ऊपर कोई हमला हो। तो ये एकदम मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाली बात है कि कंट्रास्ट होता है जिस तरह से इजराइल का रवैया था, जो टेरर अटैक्स हुए थे अक्टूबर में पिछले साल, तो उसके रिस्पांस पे इजराइल ने तो पूरी तरह से गाजा पट्टी पे कलेक्टिव पनिशमेंट का एक डॉक्ट्रिन लेके लोगों को, सिविलियंस को मारा है। ईरान का मैसेज है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन साथ में दूसरा मैसेज है कि आपके पास जो भी एयर डिफेंसेस हैं, आयरन डोम सिस्टम है, आपके पास एरो 2, एरो 3 मिसाइल, 3 लेयर का जो आपका एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, उसको हम पार कर सकते हैं, वो हमें रोक नहीं पाएगा। और कल मिसाइल्स लैंड की हैं, जानबूझ कर उन्होंने एक नेवटिम एयरबेस पे की है, जहाँ पर सिर्फ F-35 का जो एक तरह से बेस है और F-15 का बेस है, लेकिन मिसाइल्स तो लैंड की है। अब उससे एक बड़ा मैसेज आता है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स ही नहीं है, कि अगर जरूरत पड़े हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो 6 to 12 मैक्स, मतलब साउंड की स्पीड से 12 गुना जिनकी स्पीड होती है, जिसको कोई एयर डिफेंसेस रोक नहीं सकता, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोक नहीं सकता, वो कल ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट कर दी। उसकी जो फतह 2 मिसाइल्स हैं कि वो इजराइल की एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकती है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो एक तरह से ये मैसेज है कि हम नहीं चाहते ये युद्ध हो, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो हम पूरे इजराइल को अपनी चपेट में ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ऑफ टेल अवीव एक अटैक हो रहा है, एक अटैक हो रहा है लेबनान बॉर्डर के ऊपर, तो पूरे नेगेव डेजर्ट में हो रहा है। तो एक तरह के जितना भी टेरिटरी है इजराइल की, वहां तक हर एक जगह पे केंद्र बिंदु लगा के ईरान ने अटैक्स कल किए हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज गया है। अब बात आती है जो कमर साहब कह रहे थे कि इन रिस्पॉन्स जो होगा आशुतोष, वो क्या हो सकता है। देखिए, मैक्सिमलिस्ट जो इनका ऑब्जेक्टिव रहा है, इजराइल का या अमेरिका का, दोनों को एक साथ देखना पड़ता है, हमको अकेले नहीं हम जी। वो 79 वॉर से, इस रेवोल्यूशन से रेजीम चेंज का रहा है। 8 साल तक ईरान इराक वॉर हुई, जब सद्दाम हुसैन को अमेरिकन ने ही इनाम किया था, और वो युद्ध रेजीम चेंज शुरू में ही 1979 के बाद 80s के दौरान 87 तक वो वॉर छिड़ी, फिर भी रेजीम चेंज नहीं हो पाई। उसके बाद बहुत सारे तरीकों से असैसिनेशंस हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो रेजीम चेंज नहीं हो पाई है। अब फिर से कोशिश वो तो हो नहीं पाएगी। एक इनका ऑल्टरनेटिव ये था कि भी अंदर जो है इंटरनल रिवोल्ट कराया जाए ईरान के अंदर, सैंक्शंस वगैरह लगा के लोग इतने दुखी हो जाएं, और उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा वॉर, रेडियो फ्री लिबर्टी, रेडियो फारदा, इस तरह का प्रोपेगेंडा भी बहुत चला है ईरान के अंदर, कि वो एक लोग जो है कि क्रिटिकल मास बने, जो फ्रॉम इंटरनली ईरान इम्प्लोड्स, वो एक कोशिश हो रही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि सोसाइटी काफ़ी डिवाइडेड है, मेरे काफ़ी चक्कर लगे हैं अपने जर्नलिस्टिक करियर में ईरान के, डिवाइडेड है सोसाइटी, एक तरफ जुट होके ये, और जो भी आप जिस भी पक्ष में आप देखें, अगर आप सो कॉल्ड लिबरल्स के पास भी जाएं, वो नहीं चाहते कि रेजिम हटे, वो सिर्फ चाहते हैं कि अंदर कुछ उदारता हो, ये जो हेड्सकार्फ का इशू है इस तरह वाला है, लेकिन ये नहीं चाहते कि वो प्रो अमेरिकन है। तो इस तरह से रेजिम चेंज करना बहुत मुश्किल है, अंदर से इम्प्लोजन भी पॉसिबल नहीं है।